हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट 3 बात। नंबर 1, पीवाईक्यू के जितने भी वीडियो हैं वो आपको पूरे देखने हैं, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि हम वीडियो के बीच बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। आप पूरा नहीं देखेंगे, ट्रिक्स मिस हो जाएगी। नंबर 2, वीडियो में जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है तो उसको पोज करके आप सोल्व भी कर सकते हैं और उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है इन्वॉल्व है वो आपको पहचानना है जरूर। नंबर 3, आपको मेरे लिए दिन में 1 मिनट का समय जरूर निकालना है। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी केमिस्ट्री से जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में आपको ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है? क्योंकि ताकि मैं ये जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ वो थोड़ा सा उसको वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं आज हमारे ये जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें क्या टॉपिक होने वाला है। और ये अब आपके सामने है फ्रेंड्स। ये है केमिकल काइनेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज हमने शुरू कर दी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज केमिकल काइनेटिक्स, इसका ये पार्ट 1 है। केमिकल काइनेटिक्स के जो पीवाईक्यू वह हैं उनमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोग केवल जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है उसके जो 4 पेपर हो चुके हैं 2011, 2013, 2015, 2018, इन 4 में जो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है वही देख रहे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा आरपीएससी के जो बाकी एग्जाम है वो आप डिस्कस करेंगे या वो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 भी देखना ना भूलें, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यस, चलते हैं आगे। यस, ये क्या लिखा हुआ भाई? यस, यदि थ्योरेटिक केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी में आपको कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी डिस्कशन के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाकर के केमिकल काइनेटिक्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। टॉपिक टू टॉपिक रिकॉर्ड किया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है। तो आप पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यस फ्रेंड्स, पीवाईक्यू आपके सामने है फर्स्ट ग्रेड 2011 से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का प्रभाव रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर पड़ने की संभावना सबसे कम है? यानी कि भाई एक केमिकल रिएक्शन के रेट को सबसे कम कौन अफेक्ट करता है? तो देखिए, साइज ऑफ रिएक्शन वेसल, यानी कि रिएक्शन वेसल की जो साइज है उसका सबसे कम फर्क पड़ता है, या उसका फर्क नहीं पड़ता, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट, इन सबका इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे कम इफेक्ट किसका पड़ता है केमिकल रिएक्शन के रेट पर? आपका साइज ऑफ रिएक्शन वेसल, अभिक्रिया के पात्र का आकार। यस। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2011, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। यस, ऑर्डर कहां से आता है? तो ऑर्डर आता है भाई रेट लॉ या रेट इक्वेशन से। आप जानते हैं रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स है उनकी पावर है, उनका हम लोग सम करते हैं तो उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर आता है कहां से? रेट इक्वेशन से या रेट लॉ से, ठीक है? वेग समीकरण जिसको बोलते हैं। ओके, चलते हैं आगे। फर्स्ट ग्रेड 2011 के ही सारे क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन टाइम स्केल शोन इन फास्टेस्ट? अच्छा, मतलब कौन सी रिएक्शन, यदि कोई रिएक्शन इन टाइम्स में हो रही है, पिको सेकंड में हो रही है या फेम्टो में हो रही है, नैनो में हो रही है, मिली में हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी? तो देखिए, इसके लिए हमें इन सब का मतलब पता होना चाहिए। नैनो का मतलब क्या है? 10⁻⁹ ठीक है। मिली का मतलब क्या है? 10⁻⁻3। इसी तरह से पीको का मतलब क्या है? आपका 10⁻⁻12। इसी तरह से फेम्टो का मतलब क्या है? 10⁻⁻15। तो 10⁻⁻15 ये सबसे कम क्वांटिटी है, ठीक है? इसका मतलब फेम्टो सेकंड में होने वाली रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। बात आपको समझ में आया ना? सबसे छोटा समय कौन सा है? फेम्टो सेकंड सबसे छोटा होता है। इसमें जो रिएक्शन हो रही है इसका मतलब वो सबसे कम टाइम में हो रही है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा फास्ट है, ठीक है? तो आपको पीको, नैनो, मिली, फेम्टो इनका मतलब समझ में आना चाहिए। आंसर उसका फेम्टो सेकंड था। फर्स्ट ग्रेड 2011, इन्होंने कहा है एक केमिकल रिएक्शन आपके सामने है, उसका ये रेट लो है। कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अच्छा, मतलब ये जो ए बी सी डी है, 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट लो? द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ।
अच्छा, नॉट ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो भाई आप ऑफ यदि डी लिख देंगे ना तो वो नॉट ट्रू हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डी में यहाँ पर आप इसका रेट लो देखिए, रेट लो में आप देखेंगे तो डी की पावर क्या है, -1, और माइनस में जब भी पावर होती है इसका मतलब ये होता है कि उस जो 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 रिएक्टेंट है उसका यदि आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने नॉट ट्रू स्टेटमेंट की बात की है, तो वो यही होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। क्योंकि ए की इंक्रीज करेंगे तो रेट इंक्रीज होगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रेट इंक्रीज होगा, सी में भी इंक्रीज होगा, केवल डी में पावर माइनस है, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा, यदि हम यहाँ डी रख देंगे तो आंसर इसका डी आएगा। हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स है काफी डिमांड करते रहते हैं, वो इनको देख करके वीडियो को रोक करके पढ़ करके समझ सकें। यस, फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, इसको ऊपर कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पी क्यू आर, अच्छा ये एक रिएक्शन है भाई, पी और क्यू मिलकर के आर बना रहे हैं। मैकेनिज्म इन्होंने कही है कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 देखिए स्लो स्टेप है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो स्लो स्टेप होती है वही आपकी आरडीएस होती है। आरडीएस का मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, ठीक है। तो यही वेग निर्धारक पद है, यानी कि इसका जो रेट लो है वो इसी स्टेप से आएगा, फर्स्ट स्टेप से आएगा। तो फर्स्ट स्टेप से तो रेट लो हो गया भाई, रेट इज इक्वल टू के, और फर्स्ट में केवल एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है पी, तो ये हो गया इसका रेट लो। तो ये रेट लो कहाँ कहाँ है, ये रेट लो तो केवल इसी में है, 1 में है ना। अब रेट इक्वेशन तो इन्होंने पूछा ही है, साथ में ऑर्डर भी पूछा है विद रेस्पेक्ट टू पी एंड क्यू, पी और क्यू के रेस्पेक्ट में ऑर्डर भी पूछा है। तो भाई पी के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर 1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन क्यू के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, क्योंकि क्यू वेग निर्धारक पद यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। क्यू सेकंड स्टेप में आ रहा है और सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है, इसलिए क्यू जो स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा। ऑप्शन 1 सही है, जिसमें ये आपका इतना इतना तो इन्होंने दे रखा है रेट लो, और ये दे रखे हैं पी और क्यू के ऑर्डर। एकदम ओके है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ये था, इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। यस, और उसी से रेट लो लिखते हैं यदि किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स हैं तो। फर्स्ट ग्रेड 2011 से अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स विल बी टेकन बाय ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू रिमेन 1/8 के लिए कितना भाई अच्छा इन्होंने कहा है ओरिजिनल अमाउंट जो है उसका 1/8 होने में कितना टाइम लगेगा, यदि उसकी हाफ लाइफ 13 साल है तो। मतलब देखिए एक 100% यहाँ पर है, ठीक है। अब यदि आप क्या बोलते हैं 13 साल में टी हाफ है इसका 13, यानी कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका आधा हो जाता है 13 साल में, यही इसका मतलब होता है। तो 13 साल में आधा हो गया, फिर इन्होंने लगाया 13 साल, तो फिर उसका आधा हो गया 1/4 हो गया, फिर इन्होंने लगाया 13 साल, तो ये हो गया 1/8, यानी कि जो इनिशियल होता है उसका आधा हो जाता है। तो 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, ठीक है। तो 13 13 कितने हो गए, 1 2 3, इसका मतलब ये हो गया 39 ईयर्स में ये जाकर के 1/8 बचता है। जो इनिशियल अमाउंट होगा उसका 1/8 बचेगा कितने ईयर में, 39 ईयर में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, 39 आएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं थी। रेट ऑफ ए रिएक्शन इन ए मल्टी स्टेप, भाई देखो एक से ज्यादा यदि कोई बहुपदीय अभिक्रिया होती है तो वेग निर्धारण कौन से स्टेप से करते हैं भाई, स्लोएस्ट स्टेप से करते हैं, वही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी कि आरडीएस होता है। जब एक रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होती हैं, वापस वही कॉन्सेप्ट पूछ लिया इन्होंने। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद टाइम, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है भाई, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ तो डिक्रीज ही होती है, घटेगी भाई, कहाँ दिक्कत है इसमें, है ना। प्रथम कोटि के अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता समय के साथ, अरे भाई उत्पाद की सांद्रता समय के साथ कम होगी, और नहीं 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 नहीं, हम तो गलत चले गए, आपने बताया भी नहीं, बताओ। ये तो प्रोडक्ट है, सॉरी मैंने इसको रिएक्टेंट समझ लिया। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए बढ़ा दिया। अच्छा किया आपने याद दिला दिया, कहीं से आवाज तो आई थी कि सर ये क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं समय से संभल गया। यस, फर्स्ट ग्रेड 2011 का ये क्वेश्चन है, इन्होंने ये कहा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। इन्होंने ये कहा है
कि तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग तो बढ़ता है, ये बात तो सही है ना। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन उसका रीजन क्या है? बिकॉज, तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो लगा के आएंगे आंसर ये लगा के आएंगे, और ये गलत आंसर है। एक्चुअल में एनसीईआरटी साफ साफ कहती है कि आप जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, उनका रेशो है वो बढ़ जाता है ना। यानी कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि उन मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। बात को आप समझ रहे हैं? तो नंबर 4 इसमें सही आंसर है। रेशियो ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छी तरह से बता रखा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही है भाई, है ना, क्योंकि वो मॉलिक्यूल, अच्छा इसमें फोर्थ ऑप्शन सक्रियता अनुपात बढ़ जाता है। वो मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वही तो रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट ग्रेड 2013 शुरू हो गई है। द यूनिट फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की यूनिट क्या है? तो भाई स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है ये लिखा हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिट। ये लो भाई, जितने भी रिएक्टेंट है सबकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लो, ठीक है, 1 मोल पर लीटर ले लो, यूनिटी ले लो, तब जो रेट होगा वही क्या है आपका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास ये एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन थी, उसका रेट लो यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको ये अज्यूम करना है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू यूनिटी, यानी कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 लेनी है। अब आप 1 मोल पर 1 यहाँ ए और बी की जगह लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये। अब इस केस में ये जो आपका रेट है वो क्या है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ही किसके इक्वल होता है? रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये आप देख लो, यहाँ पर रेट किसके इक्वल हो गया? के इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों तो आपने 1 लिख दिया ना इनको, तो ये तो हट गए वहां से, ठीक है। अब रेट किसके इक्वल हो गया? के इक्वल हो गया, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो गया। और ये जो रेट है, जब सारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या ले ली हमने? यूनिटी, ठीक है, इकाई ले ली, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट किसके इक्वल हो गया जरा बताना? के इक्वल। के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये आपको सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट किसकी पूछ रहा है? आप समझ में आ गई आपको बात? ये पूछ रहा है रेट कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए एक एस के वर्मा टिप है। क्या है? एस के वर्मा ट्रिक, ठीक है, वो जरा आप समझ लो। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा ही शानदार लगेगा। ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। इसमें आपको लिखना है मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, ये आपको लिखना है। याद कर लीजिए, मोल वन माइनस एन और लीटर n माइनस 1, ठीक है, और सेकंड इनवर्स, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर n क्या है? n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। n की वैल्यू रखते जाइए, यूनिट निकालते जाइए। जैसे आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको रखना है n इक्वल टू 0, तो आप n की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0, तो ये 1 बच गया। तो आपका जीरो ऑर्डर के केस में क्या आएगी? जो इकाई है आप n की वैल्यू रख के देख लीजिए, वो आएगी आपकी मोल, और पर लीटर मोल, लीटर माइनस 1 और सेकंड माइनस 1। ये देखो, क्योंकि आप n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, है ना, तो वो माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये किसकी यूनिट है? ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी है, ध्यान रखना जरा। ये किसकी यूनिट है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर ऐसी रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, के की यूनिट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल हो जाती है। यानी कि ऐसी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसके लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट एक ही होती है? वो आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। वापस सुन लीजिए, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर में आप n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, है ना। 1 रखने पर आप देखिए मोल की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो मोल की टर्म तो खत्म हो गई। इसी तरह से लीटर वाली टर्म में भी आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 वो भी 0, वो भी खत्म हो गई, तो केवल सेकंड इनवर्स बचता है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी यूनिट क्या हो गई? सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए आपकी जो 2 रख दीजिए आप वहां। तो मोल के लिए, मोल वाली जो टर्म है उसमें आप 1 माइनस 2 करेंगे, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो मोल
क्या हो गया आपका, मोल हो गया -1। लीटर में आप 2 - 1 करेंगे तो लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स, यानी कि पर मोल लीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट हो गई किसमें, सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की। बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से, इस ट्रिक से, इस फॉर्मूला से आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। अब आपको इनको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूं, कैसे आपको याद रखनी है। बहुत सिंपल सी बात है, यहां देखिए जहां कर्सर है, सबसे पहले मोल पर लीटर पर सेकंड, ये किसकी यूनिट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, और यही जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। समझ में आया। सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट सबको पता है सेकंड इनवर्स, और जो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट है उसको आप रिवर्स कर देंगे। रिवर्स यानी कि वहां केवल मोल है तो आप यहाँ कर देंगे मोल इनवर्स, वहां लीटर इनवर्स है तो आप कर देंगे लीटर, और सेकंड इनवर्स को ऐसे कैसे रखेंगे, ठीक है। ये हो गई आपके सेकंड ऑर्डर की यूनिट। तो दो ट्रिक मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये सेकंड ऑर्डर के लिए पूछा है, रेट कांस्टेंट की यूनिट किसके लिए पूछी है, सेकंड ऑर्डर के लिए। आप वापस वही ट्रिक है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। आपकी यूनिट कौन सी आएगी भाई, ये आएगी फोर्थ यूनिट है, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है सेकंड ऑर्डर के लिए। और ये जो फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे हैं एस के वर्मा ट्रिक की, इससे आप फ्रैक्शन वाली जो ऑर्डर है, यानी कि मान लेते हैं ऑर्डर कितना है 1.5, इसके लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अब मोल की एन की वैल्यू 1.5 हो गई, तो 1 - 1.5 तो क्या आ गया, -0.5, ठीक है। इसी तरह से लीटर 1.5 - 1 तो इसकी पावर आ गई 0.5, और सेकंड इनवर्स ये उस अभिक्रिया के रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई जिसके लिए ऑर्डर क्या है 1.5। तो किसी ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ट्रिक आपको एस के वर्मा ट्रिक मिल गई है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने दो चीजें सीखी है, एक तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दूसरा रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं, उसकी एस के वर्मा ट्रिक। अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन, ये एक इन्होंने रिएक्शन दे दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2। देखिए O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा है, और O2 का अमाउंट इन्होंने यहाँ एक्सेस लिखा है। अब जो रिएक्टेंट एक्सेस में लेते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज होता नहीं है, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में अभिक्रिया का जो वेग है वो जीरो ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पर O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, जीरो है, ठीक है। अब आगे चलिए, इन्होंने रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड 2013 का ही ये क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट तो इतना दे दिया इन्होंने। अब इन्होंने पूछा है कि हाफ लाइफ कितनी है। अब इसके लिए भाई जो टी हाफ का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का ये रहा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको के की वैल्यू रखनी है, के की वैल्यू रख करके आप इस तरह से सोल्व कर देंगे तो ये आपका जो आंसर है वो इस तरह से आ जाएगा। और 1.26 इस 10⁻13 इसका जो सेकंड, ये 1 वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी के क्वेश्चंस पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करना मैं समझा रहा हूँ, है ना। आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे 2 मिनट भी तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड 2013, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका जो डिसइंटीग्रेशन होता है, उनका क्षय होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर आएगा, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन कौन से ऑर्डर के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है सारी की सारी। फर्स्ट ग्रेड 2013 में एक इन्होंने ये इक्वेशन दे दी भाई, N2O5 के डिकम्पोजिशन का इक्वेशन दिया, काफी फेमस एग्जांपल है, हर बुक में होता है जनरली, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने बताया कि कौन सा सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अब इसके लिए सही कौन सा नहीं है, सबसे पहला देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज, हाँ सही बात है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ही होगा, रिएक्टेंट है, ये माइनस इन्होंने लगा दिया रिएक्टेंट के पहले, है ना। तो ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू N2O5 पावर 2, नहीं भाई ये गलत है, ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये पावर 2 नहीं आ सकती, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सही है। इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी गलत है। तो इसमें ये दो स्टेटमेंट गलत है, ये दो स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या हो गया था, डिलीट हो गया था 2013 में। बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया था डिलीट, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 फॉर आर्यनियस इक्वेशन, आर्यनियस इक्वेशन इन्होंने दे दी है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है आर्यनियस इक्वेशन के लिए, अभी फटाफट देख लेते हैं, हिंदी मीडियम वालों को देख लेते हैं फटाफट। ये यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल, ठीक है। हिंदी में भाई मुझसे बोला कब जाता है,
कोई बात नहीं। यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जूल पर मोल। हाँ बात सही है, एनर्जी की यूनिट यही होती है, जूल पर मोल। ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए ये जो ए है ये आरएनएस कांस्टेंट है और एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, ये न तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है न कुछ और पे, ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसलिए ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ए टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। ये स्टेटमेंट सही है ना, हमें तो गलत ढूंढना है ना, फॉल्स। ठीक है। ये इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी तापमान पे निर्भर करती है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करती है। एक्टिवेशन एनर्जी तो बेचारी रिएक्टेंट्स की प्रकृति पर निर्भर करती है, तापमान से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। और ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यहाँ पर इसमें ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, जिसको आरएनएस कांस्टेंट भी बोलते हैं, आरएनएस फैक्टर भी बोलते हैं, ये बात भी सही है। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है और यही हमारा आंसर है। अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एस के वर्मा टिप ले लीजिए, क्या कि एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये न तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, न ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, और न ही ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इन तीनों पे नहीं करती है, याद रखिएगा, है ना। तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था एक्टिवेशन एनर्जी वाला। ये देखते हैं 2015 के क्वेश्चन शुरू हो गए। रेट लो फॉर ए रिएक्शन इज, रेट लो इन्होंने दे दिया, डबलिंग, अच्छा ऑन डबलिंग ए एंड बी, यानी कि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना इंक्रीज होगा। ये वो वाले क्वेश्चन है, ये वो वाले क्वेश्चन है जिनमें आपको क्या करते हैं, ये आपको ये रेट लो देते हैं और फिर ये कहते हैं कि इन रिएक्टेंट्स की इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतना गुना कर दी, इसकी इतना गुना कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना होगा, वो वाला है। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, एस के वर्मा ट्रिक मैं आपको इसकी दे रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, रेट लो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है ए की कितना गुना किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबलिंग यानी कि 2 गुना कर दिया, तो आपको लिखना है 2, ठीक है, 2a, है ना, ए की जगह 2a हो गया। और बी को कितना किया, बी को भी डबल किया, तो बी भी लिखेंगे हम 2b, और ऑलरेडी ये पावर लगी हुई है यहाँ पर सेकंड, तो ये सेकंड हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है, कैसे? 2a और b को छोड़ दीजिए क्योंकि उनकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, और ये लीजिए, तो अब ये क्या हो गया, 2 गुना 2 और उसकी पावर 2, इसका मतलब ये हो गया 8, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया, तो आप इसी इसी रेट लो में एक क्वेश्चन का आंसर और देना। मान लेते हैं हम ए की कॉन्सेंट्रेशन करते हैं हाफ, ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और बी की करेंगे डबल, है ना, बी की कर देंगे 2 टाइम्स, तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना इंक्रीज होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ए में आपको लिखना है हाफ, ठीक है, बी में आपको लिखना है 2 की पावर 2 वहां पहले से लगी हुई है, तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 गुना, इस केस में 2 गुना इंक्रीज होगी। अब 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, अब इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो कि रेट लो में आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ये बताया हुआ है, कौन कितना गुना इंक्रीज होता है, कितना गुना डिक्रीज होता है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना होता है, कितना गुना बढ़ेगा आप बता सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2015 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है 2011 से 2018 तक हम आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चंस का जो कठिनता का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आपको भी महसूस होगा। विच फर्स्ट ग्रेड 2015 से ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए ये जो टी हाफ का इक्वेशन है R0 डिवाइडेड बाई 2k, ये सही है, ये टी हाफ का इक्वेशन है जीरो ऑर्डर का, ये जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो है ही है, और उससे एक जीरो ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ निकलता है, एनसीईआरटी देखिएगा आप, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जीरो ऑर्डर का, ये ग्राफ जरूर देखना है आपको एनसीईआरटी में, ये भी सही है, ये बात सही है एकदम जीरो ऑर्डर के लिए। अब ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली ये जो ग्राफ है नेचुरल लॉग आर और आपका जो टाइम के जो बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सही है, ये जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ नहीं होता है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है जीरो ऑर्डर के लिए, तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सही है, जीरो ऑर्डर के लिए सही नहीं है। अब जीरो ऑर्डर के लिए जो इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है ना, ये बेसिकली
कौन सी इक्वेशन से आता है मैं बता देता हूं आपको। ये जो जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इस पे यदि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा एक y और x के बीच में, यानी कि r और t के बीच में, जिसका स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा आपका r0 होगा। ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे, एकदम क्लियर मिलेगा आपको। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जितने भी टाइप के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसकी पूरी डेरिवेशन है वो हमें ध्यान में होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड 2015 से ही अगला क्वेश्चन इन्होंने बहुत सिंपल सी बात पूछी है कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन के लिए time required for completion of 99.9% is how many times of half life of the reaction, यानी कि एक अभिक्रिया को 99.9% पूरा होने में जो टाइम लगता है वो टी हाफ, यानी कि उसकी जो हाफ लाइफ टाइम है उसका कितना गुना होता है। बहुत सिंपल सी बात इन्होंने पूछी है। ठीक है, तो इसके लिए एस के वर्मा टिप ले लो। सबसे पहली बात, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका टी हाफ का इक्वेशन ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये है T3/4, है ना, यानी कि नेक्स्ट जो टी हाफ हो जाएगा ना, ठीक है, वो यानी कि ये टी 50% है, ये हो गया 75%, है ना, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का 2 गुना होगा। फिर उसके अगला होगा T87.5, वो टी हाफ का 3 गुना होगा। फिर अगला और टी हाफ होगा, वो होगा टी हाफ क्या, T93.5, है ना, वो टी हाफ का कितना गुना होगा, 4 गुना। और T99.9, यानी कि एक अभिक्रिया के 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो उसके टी हाफ का 10 गुना होगा। ये एस के वर्मा टिप है, लिख लो। आंसर इसमें 4 आएगा। इसकी कैलकुलेशन भी है जो आप एनसीईआरटी समझ करके कर सकते हैं, या फिर इसकी कैलकुलेशन के लिए डिटेल वीडियो देखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है ना, प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस हैं। केमिकल काइनेटिक्स जो अलग से एक प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोस हैं, वो आप जा करके थ्योरेटिकल डिस्कशन कंप्लीटली देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2015 से अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन हॉट टंगस्टन एट हाई प्रेशर हैज रेट लो। अब देखो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इंपॉर्टेंट भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने पूछा है, पहली बात तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है किसकी, फॉस्फीन की, पीएच3 की, है ना, और पीएच3 में इन्होंने पूछा है ये हॉट टंगस्टन पे, यानी कि मेटल है टंगस्टन, तो इस इस पे होगी, यानी कि ये हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस है। ये लो भाई, हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस। और हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस के जितने भी एग्जांपल होते हैं वो सब जीरो ऑर्डर के होते हैं, क्योंकि इनमें गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात इन्होंने यहाँ और प्रूव कर दी हाई ऑर्डर लिख करके, हाई प्रेशर लिख करके, सॉरी, हाई प्रेशर पे जब ये डिकम्पोजिशन की रिएक्शन कराते हैं, चाहे ये कराएं चाहे अपन अमोनिया का डिकम्पोजिशन कराएं, किसी भी गैस का डिकम्पोजिशन कराएं, यदि वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब यदि वहां पर कोई सॉलिड जो सब्सटेंस है वो कैटलिस्ट यूज हुआ है, मेटल कैटलिस्ट यूज हुआ है, जैसे यहाँ पर टंगस्टन यूज होता है, अमोनिया में आयरन यूज होता है, ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में यदि हम लोग गैस का हाई प्रेशर यूज लेते हैं तो वहां पर गैस की कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रिएक्शन हो जाती है जीरो ऑर्डर की, तो इसका आंसर होगा 1। ये तो बात है सही। अब इसमें एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट ये है कि यदि यही क्वेश्चन लो प्रेशर का आता, कि लो प्रेशर लिखा होता, यहाँ इन्होंने हाई प्रेशर लिखा है ना, लो प्रेशर लिख देते तो यही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती। जरा बच के रहना, बच के रहना इस पॉइंट से, ठीक है। यदि यही रिएक्शन को यदि लो प्रेशर पे लिख देंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका जो गैस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ने लग जाता है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये देखिए, ठीक है, 2A इक्वल टू प्रोडक्ट, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द रेट लो। रेट लो का इंटीग्रेटेड इक्वेशन कौन सा है भाई, सेकंड ग्रेड के लिए, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड ग्रेड के लिए रेट लो इक्वेशन ये होता है ना, इंटीग्रेटेड जो इक्वेशन होता है, रेट इक्वेशन, वो ये होता है। इसको इन्होंने मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा है। नंबर 1 ऑप्शन इसमें सही है। ये जो नंबर 2 है इनको समझना बहुत जरूरी है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। जरा अब आपकी ड्यूटी हो गई कि फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की कैलकुलेशन है वहां ये पहचानेंगे जरूर आप कि ये कहां पर है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, इसको भी आपको पहचानना है। ये दोनों किसके लिए हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। और ये कुछ नहीं है भाई, ये तो इन्होंने उल्टा सीधा करके दे रखा है। और सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपका आंसर कौन सा सही है,
फर्स्ट आपका सही है। पेन कर्सर भाई गायब हो गया, मिल गया वापस। ओके यस 2015 से ही। द अगला क्वेश्चन, द एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। अच्छा, सक्सेसफुल कोलिजन होनी है, कोलिजन थ्योरी का ये क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि एक सफल संघट, अब संघट तो छोड़ो भाई, है ना, सक्सेसफुल कोलिजन। तो ये सक्सेसफुल कोलिजन होने के लिए 3 रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, स्टेरिक रिक्वायरमेंट यानी कि उनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो एकदम सही होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट यानी कि उन मोलिक्यूल्स के पास में मिनिमम एनर्जी, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए। एनकाउंटर रेट यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो एक सफिशिएंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी वहां पर होनी चाहिए। तो सक्सेसफुल कोलिजन के लिए यानी कि जो इफेक्टिव कोलिजन जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए तीनों होना जरूरी है। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, नंबर 4। ठीक है, 2015 से ही अगला क्वेश्चन, 2015 से अगला क्वेश्चन, ये जो एंजाइम कैटालिसिस वाला जो टॉपिक है, माइकेलिस मेंटेन जो है इक्वेशन, वहां से ये क्वेश्चन आया है। और इन्होंने पूछा है कि ये मैकेनिज्म है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की। तो इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि जो ईएस बनता है ना, ये ईएस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी है इन्होंने। अब ये देखिए, कॉन्सेंट्रेशन तो इन्होंने पूछ ली, कोई बात नहीं, हम इसको बता भी देंगे। ठीक है, ये देखिए एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाविधि, ये हम पढ़ेंगे नहीं भाई, समझ में नहीं आती इतनी जो टिपिकल हिंदी है वो। तो ये हो गया। अब इसमें करते क्या है, मैं आपको लेके चलता हूं कहां पर, ये जिस बुक से ये क्वेश्चन आया है, और वो कहां से आया है, वो आया है आपका एनसीईआरटी से। चलते हैं, ओ सॉरी, एनसीईआरटी नहीं, हमारे पास पीएसपी भी होनी चाहिए। ये देखिए पीएसपी है, और पीएसपी में जो इन्होंने पूछा है वो आपका यहीं पर है। ये देखिए, एंजाइम जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसकी जो वैल्यू है वो ये रही। ठीक है, और उसको इस तरह से भी लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो K1 है, K1 सॉरी, वो तो वहां पर Ka दिया हुआ है, और K-1 है वो वहां पर Ka प्राइम दिया हुआ है। ठीक है, और K2 है वो वहां पर K भी दिया हुआ है। कुल मिलाकर के यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, माइकेलिस मेंटेन जो मैकेनिज्म है ना उसकी, वहां से ये क्वेश्चन आया है। तो हम चलते हैं फटाफट, कहाँ थे भाई, कहाँ थे, ड्रैग करते हैं इसको, और ये इतना आगे कैसे चला गया, यही कहीं थे। यस, और ये रहा, ये भी नहीं, ये रहा। ओके, तो इसको कर लेते हैं हम बड़ा, ये लीजिए। तो आप समझ गए आंसर इसका कौन सा होना है, आंसर इसका होना है नंबर 2। नंबर 2 इसका आंसर होना है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। इससे आपको ये सीखने को मिला कि ये जो माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन की जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी आपको नजर में होनी चाहिए, क्योंकि उस डेरिवेशन से इन्होंने बीच का स्टेप पूछा है। ठीक है, तो ये वो डेरिवेशन भाई अच्छी तरह से समझ लेना और याद कर लेना, उसका ग्राफ भी है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेना। 2011 ओ सॉरी 2018 फर्स्ट ग्रेड, ये क्वेश्चन वही है जो हम अभी कर चुके हैं। फोस्फीन का डिकम्पोजिशन हॉट टंगस्टन प्लेट पे हाई प्रेशर पे, रिपीटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2015 में भी ये था और 2018 में भी ये आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर इसका नंबर 1 होगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, बात हम कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट ग्रेड 2018 में यस, ये भी वापस रिपीटेड क्वेश्चन है कि 99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का कितना गुना होगा, 10 टाइम्स होगा। ये भी 2015 में आया था, रिपीटेड इन 2018। याद रखिएगा जरा, ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, दोनों क्वेश्चन 2015 से 2018 में रिपीट हुए हैं, हम इनकी बात कर चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है 47। इन्होंने ये कहा है, पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, द टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल। इन्होंने कहा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल कर दी। ठीक है, तो टी हाफ भी क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही तो मतलब निकला कि आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो टी हाफ भी बढ़ गया, वो भी डबल हो गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑर्डर बताओ बोल करके। यस, अब देखिए फ्रेंड्स, टी हाफ के जो इक्वेशन है उससे हमें ये सीखने को उससे हमें ये नोट करना चाहिए कि टी हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है। तो आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की जो टी हाफ के फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे तो आपको रिलेशन एकदम साफ पता लग जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो ये है कि जीरो ऑर्डर के लिए
टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रारंभिक सांद्रता के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए यह जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी ले लें टी हाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट यानी कि निर्भर नहीं करता है, इसलिए, है ना। तो ये कौन सी हो गई जरा बताना, ये कौन सी हो गई, इन्होंने साफ कह दिया कि टी हाफ भी डबल हो जाता है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रता डबल करते हैं, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑर्डर हो गया आपका जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के लिए ही होता है। अब इसको आपको याद नहीं रखना है, याद रखने के लिए और समझने के लिए मैं ले आया हूं एक एस के वर्मा टिप, है ना, यानी कि टी हाफ का आपकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उससे कौन से ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन होगा वो यहाँ है, ये आपका रिलेशन है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, इसमें एन क्या है, वापस वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप एन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रखते जाइए, कैसे आएगा ये देखिए, टी हाफ इज इक्वल टू, मान लेते हैं आपको जीरो ऑर्डर के लिए करना है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो 1 माइनस जीरो तो 1 हो गया, तो ये लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका टी हाफ। अब मान लेते हैं आपको रखना है एन इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में आप यहाँ एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, इसका मतलब ये जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो आर जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये उस पर निर्भर नहीं करता, किस पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, प्रारंभिक सांद्रता पर, किसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में साथियों। अब सेकंड ऑर्डर का भी आपको निकालना है कि सेकंड ऑर्डर के केस में क्या होता है, तो एन की वैल्यू रख दीजिए आप 2, तो एन की वैल्यू रखेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और एन की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे तो यहाँ -1 आएगा, -1 का मतलब ये हो गया कि टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो टी हाफ आपका आधा हो जाएगा, यदि ऐसी सिचुएशन, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर होगा सेकंड ऑर्डर। बात आपको समझ में आई, तो वापस सुन लीजिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रारंभिक सांद्रता के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और सेकंड ऑर्डर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो टी हाफ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टिप मैंने आपको दे दी है, फर्स्ट ग्रेड 2018 से कोलिजन थ्योरी से अगला आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसने z की वैल्यू पूछी है ना, यानी कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू पूछी है, और ये आपको जहां ये जो इक्वेशन कोलिजन थ्योरी की डेरिवेशन दी हुई है उस बुक में आपको ये मिलेगा, पीएसपी में भी ये मिल जाएगा आपको, है ना, पीएसपी टटोलना कोलिजन थ्योरी आपको ये मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको डेरिवेशन वो पता हो, आप डेरिवेशन देख के गए हो, अदरवाइज मतलब ही नहीं है होने का। यस, फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आपके सामने है, और इन्होंने पूछा है रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, अच्छा N2O5 का रेट कांस्टेंट इन्होंने पूछा है। ये तो भाई बहुत ही गड़बड़ क्वेश्चन है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, मैं इसको पढ़ चुका हूँ और मुझे ये बहुत ही गड़बड़ लग रही है। यस, तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज फॉलोइंग द फॉलोज द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि ये रेट कांस्टेंट की ये इक्वेशन है, k इज इक्वल टू इतना, ये इसकी यूनिट है, एक्सपोनेंशियल -10,000 k बाई टी, ये रेट कांस्टेंट है किसका, एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है उसका, ठीक है, N2 का डिकम्पोजिशन है, क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है ये। अरे वाह भाई वाह, क्या शानदार क्वेश्चन है, मैं इसको पकड़ लिया, मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया है, आपके लिए रख दिया है। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, गिवन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने ये दी हुई है, जरा देखिए सॉल्यूशन, ये एस के वर्मा सॉल्यूशन है उसने मेडिकल का, ठीक है, के रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उन्होंने ये दी है, ये यहाँ पर ये रही, यही तो दी है 5 × 10⁻11 एक्सपोनेंशियल 10,000 k डिवाइडेड बाई टी, यही दी है, आप उस क्वेश्चन में चेक करना, ठीक है। अब इसको आरएनएस इक्वेशन से कंपेयर करना है, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, आरएनएस इक्वेशन से, आरएनएस इक्वेशन आपका ये रहा, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब आरएनएस इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो EA माइनस RT है, EA माइनस RT की वैल्यू उन्होंने ये लिखी है 10,000 k बाई टी, है ना, तो EA डिवाइडेड बाई RT की वैल्यू ये लिखी है, EA डिवाइडेड बाई RT की वैल्यू 10⁴ k डिवाइडेड बाई टी ये लिखी है उस क्वेश्चन में, तो हमें EA डिवाइडेड बाई RT की वैल्यू कंपैरिजन करने से मिल गई है कि ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसमें हमें EA की वैल्यू निकालनी है,
टी देखिए दोनों तरफ कॉमन है, टी यहाँ पर कट गया है, तो EA डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आ गई 10,000 के, ठीक है, के यहाँ पर केल्विन है और कुछ भी नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई, आर को हम इधर ले जाएंगे, ये देखिए आर आ गया। आर गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए आपने आर की वैल्यू रखी, तो ये केल्विन तो केल्विन कट गया, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई किलोजूल पर मोल की आ गई, ठीक है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जूल है, आप यहाँ इसको किलोजूल पर मोल कर देंगे तो ये जो 10⁴ है ये 10⁻1 में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है, ये रहा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, मैं वापस आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि सेकंड ऑर्डर की एक रिएक्शन है, ठीक है, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको इक्वेशन इन्होंने दे दी। अब इन्होंने पूछा है ये क्या है, हमने कैसे निकाला, सबसे पहले तो ये देखा, हमने कैसे निकाला, सबसे पहले हमने मतलब ये जो है ये देखा कि ये जो इक्वेशन है उसका कंपैरिजन किया, ये जो गिवन वाली इक्वेशन है उसका कंपैरिजन किया आरएनएस इक्वेशन से, तो हमें EA/RT की वैल्यू मिल गई। EA/RT की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखिए ये EA/RT की वैल्यू है, ये EA/RT और ये उसकी वैल्यू, ठीक है। बाकी सारा इक्वेशन की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से हमने EA की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सबसे पहले T कट गया, फिर R को इधर ले गए, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखी और फाइनली ये इक्वेशन आ गई। अब आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा है, और आपको ट्रिक भी पता चल गई होगी। आंसर आपका यहाँ पर 3 है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन CBSE में एक बार आ चुका है, ठीक है। तो इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है वहां से जाकर के, कोई बात नहीं। फर्स्ट ग्रेड 2018 में एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाविधि में SH+ के लिए। अब ये देखिए ये एसिड बेस कैटालिसिस का क्वेश्चन है, एसिड बेस कैटालिसिस का क्वेश्चन है, और एसिड बेस और माइकेलिस मेंटेन और ये जो कोलिजन थ्योरी है ये सब आपको कहाँ से करने हैं, ये आपको PSP से करने हैं, जो हम बात पहले भी कई बार कर चुके हैं। और यहाँ पर जो पूछा है इन्होंने, वो ये पूछा है कि आपका एसिड बेस कैटालिसिस है उसकी ये मैकेनिज्म दी है इन्होंने, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। अब इन्होंने जो पूछा है वो ये पूछा है कि आपकी ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो बताना है इसमें, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं, ये इसमें सही है। अब ये कैसे सही है भाई, आप एसिड बेस कैटालिसिस पढ़ के जाएंगे PSP से तो आप इसको पकड़ लेंगे। ये हमारे पास PSP की बुक है, देखते हैं ये हमें मिलता है क्या नहीं मिलता। ये आपका माइकेलिस मेंटेन वाला टॉपिक चल रहा है और इसके ऊपर ही कहीं वो होना चाहिए। ये देखिए ये रहा भाई, ये वो क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, ये रहा, ठीक है। नहीं, इन्होंने रेट पूछी है ना, रेट पूछी है, तो ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये इसका आंसर है। देखिए K1 K2S AH+, है ना, K1 K2S AH+, कौन सा क्वेश्चन है, K1 K2S AH+, ये रहा K1 K2S AH+, ये रहा, ये 3 नंबर इसका आंसर है। बात आपको समझ में आ गई। मैं कहाँ गया भाई, मैं गया PSP की बुक में, है ना, और PSP की बुक में ये साफ पता चल रहा है, ये रहा रेट ऑफ, इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है। और ये टॉपिक कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली आपका टॉपिक है एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस में जो 2 मैकेनिज्म है उसमें सेकंड मैकेनिज्म से इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। ये देखिए सेकंड मैकेनिज्म है इसकी, और सेकंड मैकेनिज्म से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, और यही मैकेनिज्म एज इट इज इन्होंने वहां पर दी है। ये जो मैकेनिज्म आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पेपर में दी है, और पूछा है क्या इन्होंने, पूछा है, अब देखिए यहाँ पर ये भी पूछ सकते थे, है ना, SH की, लेकिन उन्होंने रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका ये रहा, ठीक है। तो आपको PSP से ये टॉपिक जरूर देख के जाने हैं, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के हैं वो, है ना, तभी आप इनको पकड़ पाएंगे, अदरवाइज तो बल्ले बल्ले तो होनी है क्वेश्चन पेपर में। यस, 2018 का वापस से अगला क्वेश्चन हमें मिल चुका है, और ये है इनकरेक्ट है, 0 ऑर्डर के लिए इनकरेक्ट। वापस देखिए जो क्वेश्चन 2015 में था वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब इनकरेक्ट देखना है, तो इनकरेक्ट क्या है, ये T½ का इक्वेशन है, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसका, आपके 0 ऑर्डर की। जब आप डेरिवेशन करेंगे ना तो ये उसमें स्टेप आएगा एक, है ना, शुरू में, तो ये भी 0 ऑर्डर के लिए सही है। R और T के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये हम देख चुके हैं कौन सा ग्राफ होता है ना, वो इस तरह से करके बोल के ग्राफ होता है। अब ये जो है ये आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ग्रेड इंटीग्रेटेड, ओ सॉरी फर्स्ट ग्रेड आता है भाई बार बार, फर्स्ट ऑर्डर,
फर्स्ट ऑर्डर जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, तो यही जीरो ऑर्डर के लिए इनकरेक्ट है, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है आज, मैं फर्स्ट ऑर्डर की जगह फर्स्ट ग्रेड बोल रहा हूँ बार बार, कोई बात नहीं। फर्स्ट ग्रेड 2018, इसमें रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज, एक रिएक्शन का इन्होंने रेट कांस्टेंट दिया है, ये देखिए ये रेट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है, इसका ऑर्डर पूछा है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू देख करके आप ऑर्डर कैसे बताएंगे, बता सकते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट में जो यहाँ पर यूनिट दी हुई है उस यूनिट को देख करके आप ऑर्डर बता सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। हम बात कर चुके हैं, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, ये जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स होती है, और सेकंड ऑर्डर के लिए इसका रिवर्स, यानी कि आपका मोल पर मोल लीटर और पर सेकंड, ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। ये यहाँ पर मेरे ख्याल से ये मैच कर रही है, तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है नंबर 3, है ना। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, उसको समझ लेना, ऊपर मैंने ट्रिक बताई थी उसको भी समझ लेना। एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन, फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है, एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है N2O5 का डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अब N2O5 का डिकम्पोजिशन है, उसकी एवरेज रेट दी है इन्होंने 6.79 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। ये एवरेज रेट दिया है इन्होंने इसका, इस इक्वेशन का। अब इन्होंने पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 के प्रोडक्शन का रेट पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये आने चाहिए। और ये कैसे आएंगे मैं बताता हूँ आपको, रेट इक्वेशन लिखना आना चाहिए। रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन रखा है, SKV सॉल्यूशन है, ये SK वर्मा सॉल्यूशन, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में थोड़ा सा इजी रहे। कलर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ कि कलर आपको पसंद आएगा। यस, तो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके लिए रेट ऑफ जो एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे लिखते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट के पहले माइनस लगाते हैं और ये इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर खास बात यह है कि जो रिएक्शन कोफिशिएंट है उसको 1/, करके लिखते हैं, ये देखिए 1/2, ठीक है। इसी तरह से अब इसका लिखेंगे, ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के जो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के पहले पॉजिटिव लगाते हैं क्योंकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम बाय टाइम इंक्रीज होती रहती है। अब यहाँ पर 1/4 लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट जो क्या है आपका, जो रिएक्शन कोफिशिएंट है वो 4 है ना। इसी तरह से यहाँ पर कोई रिएक्शन कोफिशिएंट नहीं है। कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं इसको, कॉन्सेप्ट यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पर मोल रिएक्शन के लिए लिखते हैं, पर मोल चेंज के लिए लिखते हैं, है ना, एक मोल में चेंज के लिए। यानी कि यदि अभिक्रिया में कोई भी ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है जिसका 1 मोल बन रहा है या 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके बनने की दर और उसके गायब होने की दर वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। यदि 1 मोल, अब यहाँ पर 1 मोल कौन है, आपका ऑक्सीजन है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की रेट के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, रेट जो इंटीग्रेट जो सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन लिखा है हमने, ठीक है, उसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर ये 1/2 है ना, यानी कि ये जो N2O5 है इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये गायब हो रहा है, तो इसके डिसअपियरेंस की रेट यानी कि इसके गायब होने की जो रेट है उसका आधा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ये 1/2 लगा हुआ है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया डिवाइडेड बाई 2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से N2O का जो फॉर्मेशन का रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन से 4 गुना है ना। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 के फॉर्मेशन की जो रेट है उसका 4th टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, 1/4 कर रखा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यानी कि NO2 के बनने की जो रेट है उसका 4th टाइम होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके 4 मोल बन रहे हैं, आप जो इसका इक्वेशन है उससे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो बनने की रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन है ना। तो ऑक्सीजन का 1 मोल बन रहा है तो इसके 4 मोल बन रहे हैं, इसका मतलब इसके जो बनने की रेट है, बनने का दर है, फॉर्मेशन की रेट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन की 4 गुना है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसके फॉर्मेशन की रेट का 4 गुना कम है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। अब इन्होंने क्वेश्चन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है ना, ये भी पूछ सकते थे, ये भी पूछ सकते थे, कुछ भी पूछ सकते थे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं यदि हम इस तरह की इक्वेशन लिखना सीख गए तो। ये पूछा इन्होंने, ये हमने इसको अलग से निकाल लिया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो अब हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो 4 आपका उधर चला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया वैल्यू, और ये 2.716 भाई कौन सा है, ये रहा, ऑप्शन 2 सही है। आपको पता चला कैसे सही हुआ ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन है ना, खास तौर से ये वाले, कौन से वाले, अभी हटाता हूं इन सबको, यस ये वाली इक्वेशन, और इससे फिर ये वाली इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट था रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पर मोल चेंज के लिए लिखा जाता है, यानी कि किसी रिएक्टेंट का 1 मोल बन रहा है, सॉरी रिएक्टेंट का 1 मोल गायब हो रहा है या प्रोडक्ट का 1 मोल बन रहा है, तो उसके जो बनने की रेट है और उसके गायब होने की रेट है वही रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की रेट है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, ठीक है। यदि किसी में रेट ऑफ, ये जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, इसका मतलब उसका जो फॉर्मेशन का रेट या उसके गायब होने की जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के उतनी ही गुना ज्यादा होती है। जैसे NO2 के रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन की 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता था, रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, NO2 के बनने की रेट उसकी 4 गुना ज्यादा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये, है ना। तो ये आपके, और देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं है। तो भाई थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ कि आपने काफी कुछ सीखा होगा। और आज पेन भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, और फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ग्रेड बोल रहा हूँ क्योंकि रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया है। मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।